हेलो दोस्तों। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मेनली बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो नहीं, ये मैक्रो है। जो इंग्लिश में बोल सकते हैं मैक्रो, और ये हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है। ये मेनली बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, बीए और बी ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। और ऑल्सो ये स्टूडेंट सोल और इग्नू के लिए, जो भी सोल या इग्नू से बीकॉम या बीए कर रहे हैं उन सभी के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये वीडियो मेनली हिंदी में प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ये देखा गया कि बहुत जो भी मेन क्लासेस मिलती हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सारी क्लासेस जो भी मिलती हैं इंग्लिश में मिलती हैं। तो हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सही बेस नहीं मिल पाता कि वो कहाँ से तैयारी करें। तो इसलिए ये क्लासेस जो हैं हिंदी में प्रोवाइड की जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र एक बड़े लेवल पे जब भी किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र का भाग मानते हैं। और समझ जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। कम से कम 3 कुछ ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ी लेवल की अर्थव्यवस्था है। तो इसका अध्ययन करना एक रूप से समष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। तो इसको हम इस क्योंकि अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम एक इकाई के रूप में आकलन करके अध्ययन करते हैं, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट कहलाता है। और इसके और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से जो है हमारे देश में रोजगार पे और जो है आय के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रोजगार और आय जो है उस पे हमारे देश में अधिक ध्यान दिया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम अगर कहना चाहें तो आय और रोजगार का निर्धार सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है वो बेरोजगारी और आय की जो असमानता है वो बहुत अधिक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मूल रूप से काम होता है हमारे देश में, वो आय का निर्धारण और रोजगार का निर्धारण करना होता है। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कह सकते हैं, आय और रोजगार का सिद्धांत। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय का आकार, जो आय है राष्ट्रीय आय, ये मूल रूप से बहुत बड़े लेवल पे होती है, क्योंकि हम पूरे देश की राष्ट्र आय का आकलन करते हैं। तो ये भी एक समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी जो है वो भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। और ये एक स्टेट की बात हो नहीं रही, पूरी कंट्री की बात हो रही है। तो ये भी एक समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। उसका सकल उत्पाद की मात्रा, और जो सकल उत्पाद है जीडीपी हमारी, उसकी मात्रा जो है उसका आकलन भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक मूल रूप से भाग है। कीमत स्तर, कीमत जो है बाजार की जो बाजार में जो कीमत निर्धारण की जाती है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। क्योंकि जो कीमत निर्धारित की जाती है, गेहूं की हो गई, चीनी की हो गई, जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उनकी कीमत जो निर्धारित की जाती है वो पूरे देश में की जाती है। पूरे देश में एक ही कीमत रहती है, इसलिए वो कीमत जो है समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर, और जो मुद्रास्फीति है, जैसे कि मुद्रा की मांग में जो कमी आती है उसकी दर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जो ये परिवर्तन होता है ये एक स्टेट में तो होता नहीं है कि एक स्टेट में कीमत हमारी अगर 100 रुपये की वैल्यू 10 रुपये है, और एक स्टेट में 100 रुपये की वैल्यू 100 है, और एक स्टेट में 100 रुपये की वैल्यू 1000 हो जाती है। हर देश में अलग नहीं है, हर स्टेट में अलग नहीं है। तो जो मुद्रा है उसकी स्फीति दर जो है वो हर जगह पे सेम होती है। इसलिए ये भी एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद आता है गरीबी का आकार। अब जो गरीबी है, ऐसा तो है नहीं कि चुन चुन के जाएगी एक स्टेट में, जैसे दिल्ली आ गई इसमें बेरोजगारी रहेगी, यू मुंबई हो गया वहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी। हर स्टेट में जो बेरोजगारी है वो समान रूप से या
असमान रूप से बढ़ती है। ठीक है, इसलिए ये भी एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। अब शेष भुगतान शेष जो है वो दो देशों के बीच का लेन देन होता है। ठीक है, दो देशों के बीच का, तो ये भी एक बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि जो देश होते हैं वो छोटे तो होते नहीं जैसे, तो इसलिए उनका जो व्यापार होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट कहलाता है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। समग्र व्यय जैसे समग्र से पता चलता है कि ये जो व्यय है वो पूरे देश का व्यय है, इसलिए समग्र व्यय है। तो ये बड़े लेवल का व्यय है। समग्र बचत, ये भी बहुत बड़े लेवल पे जो बचत की जाती है वो समग्र व्यय कहलाती है। ये मूल रूप से या एक कंपनी करेगी या फिर एक सरकार करेगी। समग्र निवेश, ये भी मूल रूप से या कोई सरकार करेगी या बहुत बड़ी कंपनी करेगी। कोई आम लोग इतना बड़ा निवेश या बचत या व्यय नहीं कर पाते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल मदें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं इनको समझने के लिए। अब आर्थिक विकास समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही मूल्य मद है, बहुत महत्वपूर्ण मद है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंतर्गत हम उन कारकों का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं जिनके द्वारा वास्तविक जीडीपी या संभावित जीडीपी का अंतर अलग अलग हो सके तथा संभावित उत्पादन में वृद्धि करती है। संभावित उत्पादन में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बोला, एक होता है हमारे पास दो तरह की जीडीपी की बात की, एक संभावित जीडीपी की बात की। ठीक है, और हमारा एक जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। जीडीपी, ठीक है। अब जो संभावित जीडीपी है उसका मतलब है जो जीडीपी हमने मान के चल रहे कि फ्यूचर में हमारी जीडीपी ये होगी। जैसे हमने मान लिया हमारे फ्यूचर में जीडीपी 5% जानी है। ठीक है, और वास्तविक जीडीपी जो हमारे पास प्रेजेंट में है वो जीडीपी हमारी वास्तविक जीडीपी कहलाती है। मान लो हमारी प्रेजेंट जीडीपी 6 हो गई, जो हमने हमने फोरकास्ट किया था या माना था या संभावित किया था जीडीपी हमारी 5, लेकिन हमारी जीडीपी अब प्रेजेंट में है, वास्तविक में है जो वो 6 है। तो जो इनमें अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? संभावित उत्पाद में वृद्धि। अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि, कम हो रहा है तो संभावित उत्पाद में घाटा। तो जो वृद्धि हो रही है इसको मूल रूप से आर्थिक विकास का नाम दिया जाता है। तो जो वृद्धि, संभावित उत्पाद में वृद्धि है वो हमारी एक तरह से आर्थिक विकास हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यापार चक्र। व्यापार चक्र भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये व्यापार के ऊपर, व्यापार का जो चक्र है, जो काल है, जो साइकिल है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो व्यापार चक्र को हम समझते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि बाजार में जो है कभी मंदी आती रहती है, कभी तेजी आती रहती है। तो जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन उतार चढ़ावों को व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है हमारे, जैसे कि बाजार में तेजी आना या फिर बाजार में मंदी आ जाना, यह सभी एक तरह से व्यापार चक्र का अमूल्य भाग है, क्योंकि इनसे जो है व्यापार हमारा प्रभावित होता है। तो एक तरह से व्यापार चक्र को प्रभावित करती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। उसके बाद आता है हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अंदर जो मुद्रा देश के अंदर या देश के बाहर मुद्रा का जो लेन देन है उसको निर्धारण किया जाता है। जो मुद्रा का मांग है, पूर्ति है, वो कैसी है, और उसकी मुद्रा की जो मूल्य है वो कम हो रहा है या वृद्धि हो रही है उसमें, उन सभी का निर्धारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। जब मुद्रास्फीति होती है इसको कह सकते हैं जब हमारी मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। जैसे कि मुद्रा हमारी अगर मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये हमारे पास मुद्रा है और 100 रुपये की वैल्यू हो गई है 10। एक मिनट रुकिएगा, मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास। ठीक है, और 100 की वैल्यू अगर 10 हो जाती है तो इनका जो डिफरेंस है 90 रुपये, 90 रुपये जो है ये हमारी क्या कहलाएंगी? मुद्रास्फीति। तो 90 जो मुद्रा की वैल्यू में जो भी घाटा होता है
या घटती है मुद्रा की वैल्यू जब, तो जो घटा हुआ रकम होता है वो हमारी मुद्रास्फीति कहलाती है। अब आगे चलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे देश की बहुत ही बड़े लेवल पे है। लगभग 23 से 25% के आसपास की जनसंख्या हमारे देश में इस समय बेरोजगार है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि पता है कि बेरोजगारी जो है एक पूरे देश में अध्ययन किया जाता है। एक स्टेट, सभी स्टेट जो हैं वो पहले अध्ययन करते हैं। उन अध्ययनों को इकट्ठा करके उनका जो आंकड़ा होता है वो एक कंट्री लेवल पर कंट्री लेवल पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें मूल रूप से हम कह सकते हैं जो रोजगार का है उसका अध्ययन किया जाता है। तो रोजगार का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत हम बेरोजगारी और रोजगार का पता करते हैं। तो ये एक रोजगार जो है एक बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है, इसलिए ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। अब सरकार का बजट घाटे, जैसा कि यहाँ पे हमारे देश में नॉर्मल पता ही है सबको, जो बजट निकलता है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा इस साल का बजट 1,000 करोड़ का है, ठीक है, तो जो खर्चा होता है वो हमारा 1,500 करोड़ का चला जाता है। तो इन दोनों जो बजट के, जो हमने अनुमान बजट लगाया था, जो हमारा बजट वास्तविक में हुआ, जो घाट हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है 5,500 करोड़, वो 500 करोड़ हमारा जो है बजट घाटे है। तो ये एक देश पूरे कंट्री लेवल पे होता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का एक अमूल्य भाग है। ब्याज की दरें, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरे वर्ल्ड में मूल रूप से, जैसे कि अभी हमारे देश में ही ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए डिवेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, और बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हो गए, बिल्स एक्सचेंज हो गए। ये सभी किसके ऊपर काम करते हैं? इन सब का मूल रूप से कार्य में किस पे ऊपर होता है? ब्याज के ऊपर। क्योंकि इन सब के ऊपर जो मूलधन होता है वो तो वापिस हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, फंड मिलता है, वो सभी ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। क्योंकि हमारा शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन सब का कार्य जो होता है वो दर के ऊपर होता है। बाजार में हमारा जैसे बैंक्स हो गए, इनका भी ये सभी कार्य जो है ब्याज की दरों पे ही करते हैं। तो ये भी एक बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि अगर हमारे जो ब्याज की दर है 1% घट जाए या बढ़ जाए, तो इससे जो है बाजार में मंदी या तेजी आ सकती है। तो इन सबको, ये इससे पूरा देश या पूरा वर्ल्ड प्रभावित हो सकता है। सो ये भी एक तरह से मूल रूप से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमारा समष्टि अर्थ का एक अमूल्य पार्ट है। जैसा कि अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं इस चैप्टर का, भुगतान शेष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भुगतान जो है, किसी को भुगतान जो है वो शेष है। और ये मूल रूप से एक छोटे लेवल पे नहीं होता। जैसे कि आप सबको शायद पता हो, 12वीं में अगर पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, ये दो देशों के बीच के लेन देन का काम, लेन देन जो होता है, लेन देन, उनका जो लेन देन का जो अंतर होता है, उनका अध्ययन जो होता है वो हमारा भुगतान अधिशेष कहलाता है। मान लीजिए हमारा इस साल का निर्यात जो है, निर्यात है 100 करोड़ का, और आयात जो है 500 करोड़ का। तो इसमें जो हमारा जो व्यापार है उसमें जो अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा जो है, 400 करोड़ का एक्स्ट्रा हमने आयात किया है, इंपोर्ट किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा भुगतान अधिशेष में जाके वहाँ पे इनका आंकड़ा रखा जाता है। तो मूल रूप से जो भुगतान अधिशेष है वो दो देशों के बीच के लेन देन का निर्धारित करता है। थैंक सो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष सिंह, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो हिट द लाइक बटन बिलो एंड फॉलो अस, एंड ऑल्सो आई, और जो वीडियो की जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो
लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वहाँ से अगर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।